गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के अपने मॉडल पेपर के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन करा दिए थे जो इम्पॉर्टेंट है। अब हम अपने मॉडल पेपर को आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 3 तक आपका इसके पहले वीडियो में हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जा करके उसको देख लें, फिर आप इसके आगे देखें। सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, वो कह रहा है पाउली का अपवर्जन नियम को उदाहरण सहित समझाइए। पाउली का जो अपवर्जन नियम है उसको उदाहरण सहित समझाना है बेटा। उसको किसके सहित समझाना है बेटा? उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए, फोर्थ का हेडिंग पड़ेगी बेटा पाउली का अपवर्जन नियम। ध्यान से देखना, पाउली का अपवर्जन नियम, हेडिंग पड़ जाएगी आपकी पाउली का अपवर्जन नियम। ये हेडिंग पड़ गई। अब देखिए आगे आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पाउली ने क्या बताया था कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये तो पाउली का नियम है, तो पहले वो लिख दीजिए बेटा। पाउली के अनुसार किसी परमाणु के लिए किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ये तो पाउली का अपवर्जन नियम है जो उन्होंने बताया था कि किसी भी परमाणु के लिए अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉनों को आप ले रहे हैं तो उसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे। तो पहला तो है कि पाउली का अपवर्जन नियम को बताना है, फिर उदाहरण सहित इसको समझाना है। तो देखिए, अगर हम किसी उदाहरण से समझने की बात करा जाए बेटा, तो मानते हैं हम लोग उदाहरण, हम लोग 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं बेटा। 3s2 के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हम लोग बात करते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग बात करें, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जो n का मान है वो हो जाएगा बेटा 3, l का मान हो जाएगा 0 और m का मान हो जाएगा बेटा 0 और s का मान, s का ऑर्बिटल है तो पहला इलेक्ट्रॉन नीचे ये जाएगा, तो s का मान हो जाएगा बेटा प्लस का 1/2, प्लस का वो माइनस का 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 1/2। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन से पहले के इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन से पहले के लिए, अब हम लोग इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड। तो अंतिम से जो एक कम इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बात करते हैं। तो n की वैल्यू 3 ही होगी, l की 0 हो जाएगी बेटा, m की वैल्यू आपकी 0 होगी, लेकिन s की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी प्लस का 1/2। कितनी हो जाएगी बेटा? प्लस का 1/2। देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक ही परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनके लिए जो क्वांटम संख्याओं के मान हैं वो क्या है बेटा? अलग अलग है। पहले में जो s की वैल्यू है वो माइनस का 1/2 है, और जो आपके सेकंड में s की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास? वो है प्लस का 1/2। यही पाउली ने बोला था कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं।
चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। चलते बेटा अब आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा जा रहा है उसमें। ठीक, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा, वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण लिखिए। अब आपको क्या करना है बेटा, वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण लिखना है। ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स का पूछा गया था। कितने मार्क्स का बेटा पूछा गया था? 3 मार्क्स का। तो देखिए इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th का बी, तो 4th का खा नंबर है। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे। वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण हमको लिखना है, तो हेडिंग डालेंगे बेटा वैद्युत संयोजी यौगिकों के प्रमुख लक्षण के प्रमुख लक्षण। नंबर 1, जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं, पहला इसमें क्या है, वैद्युत संयोजी यौगिकों को आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। पहला पॉइंट हो गया बेटा कि वैद्युत संयोजी यौगिकों को आयनिक यौगिक भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। अगली बात याद रखना कि आयनिक यौगिकों के गलनांक जो होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक बहुत उच्च होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। ये भी याद रखना। क्वेश्चन 3rd पॉइंट अगर इसका लिखें, अगला है बेटा कि आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल, आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल, यौगिकों के क्रिस्टल धनावेशित, धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयनों से बने होते हैं, आयनों से बने होते हैं। ठीक, आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इसका क्या है, 4 ये कहता है कि आयनिक यौगिकों को, आयनिक यौगिकों को जल में घोलने पर, घोलने पर मुक्त आयनों में वियोजित, में वियोजित हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो अगर आयनिक यौगिक को आप जल में घोलेंगे तो ये मुक्त आयनों में क्या हो जाएंगे बेटा, वियोजित हो जाएंगे। तो ये प्रमुख लक्षण हो गए वैद्युत सहसंयोजी यौगिकों के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सम विदलन को उदाहरण सहित समझाइए, सम विदलन को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, सम विदलन को उदाहरण सहित समझाना है। ओके, ये बेटा प्रश्न नंबर
फोर्थ का गा, प्रश्न नंबर फोर्थ का गा नंबर। देखिए अब इसमें क्या होगा, समविदलन। हमसे क्या पूछा गया बेटा, समविदलन। तो हेडिंग पड़ेगी समविदलन। क्या होता है बेटा, इस विदलन में, इस विदलन में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, ऐसे लिख लो, बंध युग्म का इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु पर वापस आ जाता है। तो इस विदलन में क्या होता है, जो बंधित इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने परमाणु में, जो मूल उसका परमाणु होता है उसमें वापस आ जाता है। जैसे मानते हैं बेटा ये ए है और ये बी है और इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये बंध बना है। अब अगर यहाँ पे आपका समविदलन होगा तो ए अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा और बी अपने इलेक्ट्रॉन को अलग हो जाएगा, और ये जो चीजें बनेंगी इनको मूलक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा, मुक्त मूलक। इनका नाम होता है मुक्त मूलक। इनका क्या नाम होता है बेटा, मुक्त मूलक इनका नाम होता है। ठीक है, देख ये हो गया पहली चीज, इनको याद रखना कि जो ये आपका बनता है इस प्रकार से बनता है। मैं ये लिख भी देता हूं यही चीज कि समविदलन, समविदलन के उत्पाद मुक्त मूलक होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं, मूलक होते हैं जो विद्युत उदासीन होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट कि समविदलन क्या होता है। तो इस विदलन में बंध युग्म का इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु पर वापस आ जाता है और इस विदलन में जो उत्पाद मिलते हैं उनको हम मुक्त मूलक कहते हैं और ये विद्युत उदासीन होते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको पढ़िए। फोर्थ का घ नंबर देखिए, बोला जा रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक बेटा, आप देखिए रेडॉक्स को किस तरह समझाएंगे कि रेडॉक्स क्या होती है। तो फोर्थ का घ नंबर की अगर बात करें तो पूछा जा रहा है बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया आपसे पूछा जा रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान से देखिए बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक ही साथ और एक ही समय पर संपन्न होती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसको ध्यान से पढ़िए बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन
जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं। दोनों अपक्रियाएं क्या होती हैं बेटा? एक साथ संपन्न होती हैं। ऐसी अपक्रियाओं का नाम होता है बेटा आपका रेडॉक्स अपक्रिया। ऐसी अपक्रियाओं का नाम होता है बेटा रेडॉक्स अपक्रिया नाम होता है। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। किसकी बात करते हैं बेटा? उदाहरण के। देखिए बेटा, अगर हम उदाहरण की बात करें, किसकी बात करें बेटा? उदाहरण की। तो उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं बेटा जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट। जब इसकी रिएक्शन करें तो यहाँ से बेटा हमको मिलता है जिंक सल्फेट और कॉपर। क्या मिलता है बेटा? जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे ये है ऑक्सीकरण अपक्रिया। ये कौन सी अपक्रिया बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अगर हम बात करें इसकी बेटा कॉपर सल्फेट से कॉपर, तो ये आपकी है बेटा अपचयन अभिक्रिया। ये कौन सी है बेटा? अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी थी, हमने उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कर दी है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा 5वें का नंबर, वो बोल रहा है बेटा कि CaCl2.2H2O कैल्शियम क्लोराइड का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। का क्या ज्ञात करना बेटा? प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। मतलब कैल्शियम कितने परसेंट है, क्लोरीन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये है आपका 5th का नंबर क्वेश्चन है बेटा। 5th का सूत्र दिया गया है। क्या दिया गया बेटा? सूत्र। अगर हम बात करें सूत्र की, तो सूत्र क्या दिया गया है उसकी बात करिए। सूत्र हमको दिया गया है CaCl2.2H2। अब हम इसका अणुभार निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? अणुभार। इसका अणुभार निकालेंगे तो कैल्शियम का होता है बेटा 40 प्लस का क्लोरीन का होता है 35.5 और 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई प्लस वाटर का होता है बेटा 18 और 2 है तो 2 गुणे 18, 40 प्लस 71 प्लस 36 हो जाएगा बेटा। अब इसको जब जोड़ेंगे बेटा तो 111 प्लस 36 हो जाएगा, तो आ जाएगा 147 ग्राम पर मोल। तो अणुभार आ गया बेटा। अब हम सबसे पहले निकालेंगे कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा। सबसे पहले निकालेंगे कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा। तो जिसकी निकालना हो उसका भार बटे अणुभार गुणे 100 ये सूत्र होता है। तो यहां लिखेंगे कैल्शियम का भार डिवाइड बाई अणुभार गुणे 100। तो कैल्शियम का भार है बेटा 40, अणुभार है 147 गुणे 100, ये हो जाएगा बेटा। अब इसको जब आप गुणा भाग करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है गुणा भाग करके बेटा, तो ये आपका आ जाएगा 27.21%। ये हो गया। अब हम निकालेंगे कैल्शियम हो गया। अब हम निकालेंगे क्लोरीन। क्लोरीन की प्रतिशतता, क्लोरीन की प्रतिशतता हम लोग निकालेंगे बेटा क्लोरीन की प्रतिशतता। तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरीन का भार बटे अणुभार गुणे 100, ये हो जाएगा बेटा। तो क्लोरीन का भार आपको कितना निकला है बेटा? क्लोरीन का भार है ये 71, अणुभार अभी आपने निकाला था कि 147 है गुणे 100। तो जब आप इसको पूरा भाग गुणा करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 48.29। कितना आ जाएगा बेटा? 48.29 आ जाएगा। ठीक बेटा। अब आगे देखिए क्या होगा। क्लोरीन हो गया। अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। किसकी बेटा? ऑक्सीजन की। तो आगे निकलेगी बेटा ऑक्सीजन की प्रतिशतता, ऑक्सीजन की प्रतिशतता। तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का भार बटे अणुभार गुणे 100, ये फार्मूला लगेगा बेटा। तो ऑक्सीजन का भार कितना था बेटा? ऑक्सीजन होता है 16, 2 है तो 32 हो जाएगा बेटा। तो ऑक्सीजन का भार है 32, कुल भार है 147 गुणे 100। तो जब आप इसको गुणा भाग करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा आपका 24.5%। अब बचा हाइड्रोजन। तो अब लिखिए बेटा हाइड्रोजन की प्रतिशतता, हाइड्रोजन की प्रतिशतता। तो हो जाएगा हाइड्रोजन का भार बटे अणुभार
गुणे 100। तो हाइड्रोजन का होता है 1 और टोटल 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो हो जाएगा बेटा 4। तो हो जाएगा 4/147 गुणे 100। ये होगा बेटा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए डायरेक्ट, देखिए कितना आ रहा है। इसमें आप भाग दीजिए सीधे किसका किसका, 4 को भाग दीजिए 147 से। सबसे पहले 4 को भाग दीजिए 147 से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। कितने से बेटा, 100 से। ठीक, सबसे पहले 4 को डिवाइड करिए 147, जो भी आए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। किससे बेटा, 100 से। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2.7%। तो ये आपकी प्रतिशत संगठन सबका आ गया, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सभी का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। ये हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया ना, प्रतिशत संगठन कैसे निकलेगा। अब बोला गया है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर क्या लिखना है बेटा, टिप्पणी लिखना है। निम्न पर टिप्पणी लिखना है। पहला है विद्युत ऋणात्मकता और अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा विद्युत ऋणात्मकता की। किसकी बात करेंगे बेटा, विद्युत ऋणात्मकता की। तो हेडिंग डालिए, ये 5th के खा का फर्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ध्यान से देखिए बेटा क्या है बेटा, विद्युत ऋणात्मकता। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। सह संयोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मकता कहते हैं। ठीक है, तो सह संयोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है बेटा, उसी का नाम होता है विद्युत ऋणात्मकता। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन, जिसको यफ कहते हैं, की होती है। तो याद रखना बेटा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, किसी भी सहसंयोजी बंध को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है बेटा, उसी क्षमता का क्या नाम होता है, विद्युत ऋणात्मकता। और हमारी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा अगर विद्युत ऋणात्मकता किसी का है तो वो किसकी है बेटा, फ्लोरीन की। ये तो हो गया फर्स्ट। चलते हैं सेकंड में बेटा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता पर टिप्पणी लिखना है। किसमें लिखना है बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता पर टिप्पणी कैसे लिखी जाएगी। अब बेटा हमारे 5th का खा का सेकंड नंबर, 5th के खा का सेकंड ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, किसी विलगित उदासीन, ध्यान समझना बेटा, किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा
में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो सकती है। पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक तथा दूसरी तीसरी इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा पाई बंध किसे कहते हैं, इसे उदाहरण सहित समझाइए। कि पाई बंध किसे कहते हैं, इसे उदाहरण द्वारा समझाना है बेटा। तो अब है ये 5th का गा नंबर पाई बंध। अगला क्वेश्चन है बेटा 5th का गा नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है पाई बंध किसे कहते हैं। पाई बंध, तो इसकी परिभाषा लिखिए बेटा। जब दो परमाणु ऑर्बिटल का पारस्वीय अतिव्यापन होता है तो पाई बंध बनता है। ठीक है बेटा, इसे याद रखना बेटा। जब दो परमाणु ऑर्बिटलों का पारस्वीय अतिव्यापन होता है तो वहां पर पाई बंध बनता है। वहां पे क्या बनता है बेटा, पाई बंध बनता है। जैसे पहला ऑर्बिटल देन सेकेंड ऑर्बिटल, तो यहां पे आपकी पाई बॉन्डिंग हो गई। ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या हो गई बेटा, पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया आपका कौन सा बेटा। और ये जो ओवरलैपिंग है वो है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पीपी ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। अगला है बेटा 5th का घा नंबर। वो बोल रहा है बेटा कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं। कार्बोनियम आयन की विशेषताएं लिखिए। कि कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं, कार्बोनियम आयन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। एक मिनट भैया। अब बेटा 5th का घा नंबर, 5th का घा नंबर बोला जा रहा है बेटा कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन
कार्बोनियम आयन की बात चल रही। ओके, देखिए कार्बोनियम आयन क्या है? वह धनावेशित, ध्यान समझना बेटा, वह धनावेशित आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है, कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है तथा धनावेशित कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोनियम आयन कहलाता है। ठीक बेटा, तो वह धनावेशित आयन जिसमें कार्बन परमाणु के ऊपर धनावेश होता है तथा धनावेशित कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे कार्बन को कार्बोनियम आयन कहते हैं बेटा। जैसे आपके सामने CHHH, ये प्लस, ये हो गया एग्जाम्पल बेटा, ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया कि कार्बोनियम आयन ये होता है। चलते हैं बेटा आगे। अगला क्वेश्चन इसी में बोला गया था कि कार्बोनियम आयन की विशेषताएं लिखी। तो अब देखिए विशेषताएं, हेडिंग डालिए कार्बोनियम आयन की विशेषताएं। कार्बोनियम आयन की विशेषताएं। कार्बोनियम आयन की विशेषताएं। पहला, इनका अष्टक पूर्ण होता है। कार्बोनियम आयन में पहली चीज ये है कि इनका जो अष्टक होता है वो क्या होता है बेटा? अपूर्ण होता है। नंबर 2, इनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपकी बेटा प्रमुख विशेषताएं हो गई। ठीक, तो आज यहीं तक आपका इस मॉडल पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। अगली वीडियो में बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो पूरा का पूरा आपका मॉडल पेपर ये सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।